अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो अब मैं अब सेकंड वीडियो में आपको बताऊंगा कि फाइलिंग किस तरह करनी है। तो आपको एफबीआर की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ अपना लॉगिन पासवर्ड डालना है, लॉगिन करना है। और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन होता है उसमें, अगर आपका, लेकिन अगर आप सेकंड टाइम फाइल रिटर्न कर रहे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाकी उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं। तो आपने नॉर्मल रिटर्न वाला सिलेक्ट करना है, जो 114 ब्रैकेट में 1 है, और इसमें टैक्स ईयर आपको डालना होता है। तो पीरियड आप सेलेक्ट कर लें। तो 2021 का हम जमा करा रहे हैं, जो कि 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक का है। तो इस पे हम आएंगे तो अब सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन है, अगर ज़्यादातर सैलरीड पर्सन है तो हमने सैलरी का अमाउंट यहाँ पे डालना है। जो भी अमाउंट आपकी सैलरी आती है, ये अमूमन जो है आपके ऑफिस से, अगर आप प्राइवेट भी है गवर्नमेंट है जो भी है, आपको टैक्स सर्टिफिकेट मिल जाता है कि उन्होंने कितनी डिडक्शन की है आपके टैक्स में से। पूरी ईयर की जो सैलरी है, यानी जो मंथ फाइनेंशियल ईयर है, इसकी सैलरी कितनी आई थी, उसमें टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है। तो मैंने जस्ट एक वैसी ही उसके लिए डाला है, ये 12,000 1,000। उसमें बाद किसी टैक्स पे एग्जाम भी होती है किसी किसी जगह। तो ये फाइनल या फिक्स फाइनल टैक्स होता है, कि मैं आपको आगे बताऊंगा। रेंट वगैरह में इस्तेमाल होता है ज़्यादातर जो है ना वो। लेकिन जस्ट मैं करके बता रहा हूँ कि अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स इतना है। तो ये जस्ट करके दिखाया था आपको। हम इसको ज़रा अमाउंट को बढ़ा लेते हैं, 12 लाख तक कर लेते हैं, ताकि इस पर ज़रा टैक्स भी हो जाए, क्योंकि 12,000 अमाउंट पर तो टैक्स कोई नहीं होगा। तो हम इसको 12 लाख के करीब हम ये 12 लाख कर लेते हैं, ज़्यादा हो गई है। तो 12 लाख, अच्छा ये एक ज़ीरो ज़्यादा हो गया, तो हम इसको 12 लाख कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम देखेंगे कि 12 लाख पे हमारा टैक्स कितना बनता है। तो इसके लिए हम जाएंगे जी, ये जो टैक्स चार्जेबल और पेमेंट्स के ऊपर है, इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो खुल जाएगा टैक्स चार्जेबल। अब हम कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूटेशंस में जाएंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये अमूमन ये आप अपडेट हो जाता है कि अगर आपकी 12 लाख सैलरी है तो आपका टैक्स बनता है 30,000 सैलरीड पर्सन के लिए। अभी मैं आपको एक और चीज़ भी बताता हूँ। सैलरीड पर्सन में अगर आपका जो टैक्स है, अगर आप फुल टाइम टीचर हैं तो फिर आपको 25% की रिबेट भी मिलती है इसमें। तो अभी ये देख लें कि आपका एडमिटेड इनकम टैक्स जो है वो 30,000 है, शो हो रहा है कि कोई भी। लेकिन अगर आपके ऑफिस ने आपको जो टैक्स सर्टिफिकेट दिया उसमें बताया गया है कि आपका टैक्स यानी डिडक्ट कर चुके हैं और सैलरी में डिडक्ट होता है, जैसा सैलरी स्लिप में भी लिखा होता है, लेकिन वो फाइनल जो ईयरली आपको टैक्स सर्टिफिकेट मिलता है। तो उसके बाद आपको ये एडजस्टेबल टैक्स के अंदर इसको, ये 149 वाला जो होता है इसके अंदर, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका फ़ोन बिल, सेल फोन का बिल, वो विदहोल्डिंग टैक्स वगैरह, वो जो लोग कहते हैं कि मैं आपको वापस पैसे दिलवा देता हूँ, असल में वो होते हैं। तो ये सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अंडर सेक्शन जो है 149, इसमें अगर आपका 30,000 टैक्स जमा हुआ है, आप 30,000 टैक्स करके इधर दोबारा ऊपर जाएंगे और कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे, या कंप्यूटेशन पे जाके कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। एक दफ़ा कैलकुलेट पे क्लिक करें तो अब आप देखें, जो पहले पेज पे हम गए थे, दोबारा हम जाते हैं फाइनल टैक्स की कैलकुलेशन पे, कि टैक्स कलेक्टेड में आ गया ये। तो अब अगर आप नीचे जाके देखेंगे तो अब आपका एडमिटेड टैक्स जो होगा वो ज़ीरो शो करेगा। आप कोई भी नहीं वहाँ पे एडमिटेड टैक्स आ रहा, क्योंकि आपका इनकम टैक्स जो है वो जमा है। आप कोई भी नहीं, जब तक ये आपका इनकम टैक्स नीचे वाले खाने में शो होता रहेगा एडमिटेड के अंदर, तब तक आप ये फॉर्म जमा नहीं करा सकते। अगर आपने कोई घर लिया हुआ है, वो रेंट आ रहा है कहीं से, और ये अमाउंट शो हो रही है जिस तरह पिछले उसमें शो हो रहा था ये। अब तो मैंने एडजस्टेबल टैक्स में जब इसको जाके डाला है तो अब ये क्लियर हो गया ना यहाँ से। लेकिन जब ये पहले ये शो हो रहा था तब तक ये जमा नहीं हो सकता। ये तो खैर सिर्फ टैक्स वाला खाना है, सैलरी वाला खाना है, इससे आगे भी जो है काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये मैं टैक्स डिडक्शन का आपको बता रहा था कि अगर आपका 25% टैक्स डिडक्शन है तो इसका मतलब 7,500 रुपये आपको रिड्यूस होंगे 30,000 में से। तो ये आपको, अगर फुल टाइम टीचर हैं ये, तो ये इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो आपका टैक्स बनता है वैसे 30,000 टैक्स होगा, लेकिन आपको चार्ज होगा 22,500। और अब मैंने चूंकि एडमिटेड टैक्स में पहले ही डाला हुआ है कि मैंने 30,000 टैक्स जमा कराया हुआ है, तो वो मेरा जो है ना रिफंडेबल इनकम टैक्स के खाने में आ रहा है कि ये टैक्स मुझे रिफंड हो सकता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, थोड़ी सी ये एक मेन चीज़ है इसके अंदर। और इसी तरह आपने जो है और भी चीज़ें हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और जो लोग वो जो ये क्लेम करते हैं कि ये मोटर व्हीकल का कोई टैक्स वगैरह अगर आपने जमा कराया है उस साल में, तो वो आपको इधर डालना है, शो करना है। इसमें ये प्लस प्लस के निशान बने हुए, वो सारी आपसे इन्फॉर्मेशन लेगा। अब इसके अलावा अगर आपने कोई टेलीफोन बिल, कोई सेल फोन बिल,
प्रीपेड टेलीफोन कार्ड वगैरह को जो भी इंटरनेट अगर इस्तेमाल करते हैं, उधर ये रेफरेंस नंबर कंज्यूमर नंबर आएगा, फिर ये आएगा फ़ोन है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, क्या है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, फिर उसकी कंपनी कौन सी है, PDCL है। मिसाल के तौर पे हम जो है ना कोई नंबर ले लेते हैं जी, हम कहते हैं जी PDCL का एक नंबर है, तो हम उसको जो है ना हम उसमें शो करेंगे कि ये हमारा जो है फ़ोन है, ये जो भी है टेलीफोन है। ये जस्ट मैं आपको शो कर रहा हूँ कि इसको फिल आउट किस तरह करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन इसी तरह ही उसने शो की हुई है, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए है, और जाहिर बात है टेलीफोन मैंने PDCL से लिया है, तो फिर मैं आखिर में इसकी कंपनी जो है वो PDCL डाल दूंगा। तो जैसे ही मैं इसको PDCL डाल के ओके करूँगा तो आपको देखें वो एक नीचे खाना आ जाएगा, उसमें दो चीज़ें आ जाएंगी। एक आएगा कि मेरे सारा साल का बिल कितना था, एनुअल बिल, ये PDCL की वेबसाइट से भी मिल जाता है आपको। आप कोई भी नया टेल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप टेलीफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, रिसिप्ट वैल्यू क्या है कि साल में आपने उनको इस्तेमाल कितना किया, कितने बिल पे किए, टोटल बिल असल में होता है वो आपको साल का टोटल बिल जो है वो कितना है, तो वो साल के टोटल बिल की वैल्यू इधर रख देंगे। कोई वैल्यू डाल दी थी 25,000, उसके अगेंस्ट जो विद होल्डिंग टैक्स कटा, जो हर महीने आपका विद होल्डिंग टैक्स कटता है वो कितना जी, मिसाल के तौर पे पूरे साल में 1500 कट गया। तो ये चीज़ कर रहा हूँ, असल वैल्यूज तभी आएंगी जब आपको वहाँ से आएगा। तो आप ये देखें कि अब मैं अगर नीचे जाके देखूंगा तो टैक्स कलेक्टेड जो है वो मेरा 31,500 हो गया, क्योंकि मैंने PTCL के फ़ोन के ऊपर भी टैक्स जो है वो मज़ीद जो है भर दिया है, और जो रिफंडेबल है मेरा, वो जो अगर मेरा को रेंट का इस तरह का होता खाता होता तो मैं इसको बड़ी आसानी से जो है वो वापस भी ले सकता था। इसी तरह सेलुलर फ़ोन के अंदर भी आप यही काम कर सकते हैं। इसके अंदर भी आप अपना मोबाइल नंबर कोई रैंडमली कोई भी जो आपका मोबाइल नंबर है, जाहिर बात है आप तो वही लिखेंगे, लेकिन मैं जस्ट एग्जांपल के लिए इधर को पोर्ट कर रहा हूँ ये, तो कोई सा भी नंबर जो है ना वो डाल के, और वही के ये वो थोड़ी सी डिटेल लिखनी होती है जो उसमें लिखी हुई है, ये देखिए नज़र आ रही है कि यूटिलिटी बिल कौन सा टाइप है, फिर रेजिडेंशियल है, और फिर किस कौन सा नेटवर्क है, किस कंपनी का है, मोबाइल नंबर मैंने लिख दिया इसको क्लैरिफिकेशन करने के लिए, और पर्सनल है मेरा, ठीक हो गया जी। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक भी शो कर रहा है जी, जल्दी टाइपिंग मिस्टेक हो गई जी। तो अब ये जो है इसके बाद जो है ये जैज नेटवर्क है, जो नेटवर्क है आपका वो लिख दिया आपने और जस्ट ओके कर दिया। इसी तरह अगर आप अपना CNIC लिख के और अपना फुल नेम लिख के अपनी नेटवर्क को ईमेल करेंगे या उनकी कॉल सेंटर पे कॉल करेंगे तो वो आपको एक सर्टिफिकेट भेज देंगे, जो सर्टिफिकेट जो है, मैं अगर उसको भी सर्टिफिकेट्स को भी शामिल करूँ तो बड़ी हो जाती है, लेकिन उसमें क्या होता है वो भी सर्टिफिकेट इस तरह नहीं होता जिस तरह आपको पे सैलरी का सर्टिफिकेट मिलता है। उसमें भी सिर्फ यही बात शो की होती है कि आपको ये अमाउंट कितनी है, आपने सारा साल में कितने के कार्ड इस्तेमाल किए हैं, और उस पर विद होल्डिंग टैक्स जो आपका कटा है वो अमाउंट होती है। और ये आप अगर देखें जिस तरह इसमें अमाउंट हम ऐड करते जाते हैं, तो फाइनली जब हम इसको नीचे आके देखते हैं तो अभी जितनी भी अमाउंट, मैं इधर कोई भी रैंडमली कोई अमाउंट डाल देता हूँ, मिसाल के तौर पे 1000 रुपये विद होल्डिंग टैक्स कटा, 12,000 या कोई भी एक अमाउंट इधर मैं डाल देता हूँ कि 12,000 रुपये का टेलीफोन मैंने मोबाइल यूज़ किया साल में, और फिर 1,000 कट गया टैक्स। अब जब मैं कैलकुलेट करूँगा दोबारा तो मेरा टैक्स फिर और ऐड हो जाएगा, तो वो रिफंडेबल टैक्स की कैटेगरी में जाता जाएगा, क्योंकि जितना मैंने, अब अगर मैं इसको दिखाऊँ आपको दोबारा एक दफ़ा, तो अब ये कंप्यूटेशंस में जाता हूँ, टैक्स की कंप्यूटेशंस में मैं गया हूँ, तो यहाँ आप देखें तो अब मेरा जो है कैलकुलेट करता हूँ दोबारा। ये कैलकुलेट ये 2 दफ़ा करना पड़ता है इसको, जहाँ भी आपको वैल्यू अपडेट करनी पड़ती है दो दफ़ा क्लिक करना पड़ता है। तो आप देखें मेरा रिफंडेबल टैक्स जो है ना 10,000 हो गया, यानी 2,500 और जो 7,500 रिबेट मैंने वो तो जस्ट शो करने के लिए आपको किया था, वरना जो टीचर का इनकम टैक्स कट रहा होता है वो उसी रेशियो के हिसाब से ही कट रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि आपका अगर ऑर्गेनाइजेशन है और वो उस तरह काट ले, जो टीचर का 25% टैक्स रिबेट है वो सबको मिलता है। ये जस्ट मैंने एग्जांपल शो करने के लिए आपको कहा था। इसके बाद ये पर्सनल एक्सपेंसेस में आ जाते हैं, ये नीचे वेल्थ स्टेटमेंट है, ये आपको फिल करनी होती है कि साल में आपकी सैलरी कितनी आई थी और आपने खर्चा कितना किया। तो आप ये व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी पे बिल कितने हैं, साल के बिल आप कैलकुलेट कर रहे हैं। मैंने तो अपने मोबाइल में एक ऐप रखी हुई है एंड्रो मनी, से पहले मोबाइल एक्सपेंस मैनेजर इस्तेमाल करता था, तो मुझे ये सारी चीज़ें जो है ना मैं उसके अंदर, क्योंकि पूरे साल की हर महीने की मेरी निकल सकती है, किसी टाइम पीरियड की निकल सकती है, मतलब जून से जुलाई तक, तो जस्ट ये सारे अखराजात जो आपके बनते हैं या रफली अगर आपको याद है, बाद में इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि रिकंसिलेशन करनी पड़ती है नेट एसेट्स और चीज़ों की, और कोई अमाउंट जो है आपका जो इनफ्लो आउटफ्लो
उसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। वो जब तक अमाउंट अगर माइनस में या प्लस में रहेगी, तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको, तो फिर भी ये आपका फॉर्म जमा ही नहीं होगा, आप जमा ही नहीं कर सकते इस फॉर्म को। तो इस यानी ये नहीं हो, जिस तरह टैक्स है, टैक्स अगर आपका एडमिटेड में पड़ा हुआ है, आप शो नहीं करेंगे जब तक उसे एडजस्टेबल टैक्स में जाके डालेंगे नहीं, तो जो है ना वो चीज़ें जब तक नहीं पड़ी होंगी, तो फिर जो है आपका ये टैक्स जो है इसमें वो जमा ही नहीं हो सकता। तो ये इन्होंने चीज़ रखी हुई है, जब तक आप सारी चीज़ें बैलेंस नहीं कर देते और उसमें आपके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट से लेके हर चीज़ जो है, अगर आपका कंट्रीब्यूशन बाय एक्सपेंस को फैमिली मैनेज मेंबर की तरफ से है, तो वो भी आप इसमें ऐड कर दें। तो वो भी, अब ये देखिए टोटल पर्सनल एक्सपेंसेस जो हैं मेरे जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं। अब नेक्स्ट में आगे पर्सनल एसेट लाइबिलिटीज़ में, इसमें कुछ मेन चीज़ें हैं, इसमें आपको अपना अकाउंट नंबर ऐड करना है। इसमें तो ऑलरेडी ऐड हुआ हुआ है, तो अगर आप कोई भी अकाउंट अपना करेंगे तो बैंक का अकाउंट वो किस फॉर्मेट में आएगा, वो इस फॉर्मेट में आएगा। IBN या IBFT नंबर आपको देना होगा, उसके नीचे अकाउंट है, बॉन्ड है, सर्टिफिकेट है, ये सारे एक ही कैटेगरी में आते हैं। करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है और किस बैंक के अंदर अकाउंट है, ये 3 चीज़ें आपने इसके अंदर जो है ना वो फिल कर देनी है। तो जो भी अकाउंट होगा उसके बाद आप ओके करेंगे, तो ये आपका अकाउंट इसी तरह ही ऐड हो जाएगा और उसमें फिर आपने इस साल 30 जून 2021 को कितने पैसे थे वो आपने इधर एंटर करने, क्योंकि ये दिखाएगा कि आपकी सैलरीड अकाउंट था या जो भी था उसमें पैसे कितने आए और अब बचे कितने पैसे। तो ये सॉफ्टवेयर जो है ना आपका सारी इस हिसाब से कैलकुलेशन करता है कि अब आपके अकाउंट में जो सैलरी आ रही थी तो आपने कितने एक्सपेंस किए हैं और आपके कितने पैसे बच गए। तो ये सारा का सारा जो है ना कंप्यूटराइज्ड और डेटाबेस को इस्तेमाल करके वो करता है। लेकिन ये होता है आप इधर कोई भी वैल्यू डाल दें, ये उसके हिसाब से कैलकुलेट कर देगा। लेकिन कल को अगर आपका ऑडिट कोई बनता है, वो आपको बुलाते हैं कि यार आप वेरीफाई करें, क्योंकि उनके पास भी एक्सेस होती है कि आपके अकाउंट में 30 जून को कितने पैसे थे, या आपके इस अकाउंट में इस साल आप कह दें कि मेरी तो सिर्फ 12 लाख सैलरी आई थी पूरी साल में और अमाउंट कुछ और हो, तो फिर वो नहीं होता। अब ये देखें, ये जो इसमें आपका नीचे नज़र आ रहा है कि ये एसेट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें जो हैं, इसने टोटल एसेट भी बता दी हैं। तो गाड़ी हो तो आप वो हर चीज़ जो है ना वो इसके अंदर नज़र आ रही है। तो कितनी चीज़ें हैं इसमें, प्रीशियस पोजेशंस के अंदर कोई चीज़ है, अगर गोल्ड वगैरह अगर आप रखना चाहते हैं इस तरह की चीज़, तो वो प्रीशियस पोजेशंस के अंदर वो चीज़ फॉल करेगी। तो जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो भी जो है वो आप देख सकते हैं इसके ऊपर कि यहाँ पे टोटल एसेट्स भी वो आपकी शो कर रहा है कि 1,90,266 रुपये यहाँ मौजूद हैं आपके। तो अगर आप अब इसको देखें तो 1 लाख जो है वो 90,266, ये जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं कोट कर रहा हूँ इसको। तो आपका जो है ना ये देखें, कोई भी चीज़ होगी वो इसी तरह उसकी सारी की वैल्यू आएगी। कोई गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, कोई भी चीज़ है, तो वो आपको यहाँ पे शो करनी पड़ेगी। और जब आप उसको शो कर देंगे तो फिर जो है ना आपका सारा का सारा वो नेट एसेट कंपाइल करेगा। ये पर्सनल एसेट और लाइबिलिटीज़ के अंदर ये फॉल करता है और टोटल लाइबिलिटीज़ भी आपकी आ जाएंगी। अगर आपने कोई लोन लिया है, कोई मॉर्गेज लिया है, कोई आप पैसे किसी से उधार वगैरह लिए हैं, तो वो अमाउंट आपने इधर लिखनी है। इस साल में आपने ये अमाउंट जो है किसी से उधार ली है। तो अब मैं इसको जो है ना मज़ीद और भी इसमें देखिए सारे हैं ये जो चीज़ें इधर मौजूद हैं। अब ऐड करनी है तो गोल्ड अगर मुझे ऐड करना है तो वो मैं यहाँ ऐड कर सकता हूँ कि जी उसका नाम लिखूँगा कि ये गोल्ड है, और गोल्ड कितने ग्राम है मेरे पास, कैरेट में है, उसमें है, इसमें है। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो इधर मेरे पास उसके हिसाब से आती जाएंगी। तो ऑर्नामेंट्स हैं, उसके सोने के जेवरात हैं जो भी हैं, तो ये जो है इसके बाद गोल्ड वो कितने कैराट का है, ये कोई 10 ग्राम है, वो मैं ऐड कर दूंगा। उसकी जो अमाउंट बनती होगी, ये अमाउंट वो जो जिसकी मेरे पास रसीद हो, यहाँ वो अमाउंट शो करते हैं जिसकी आपके पास रिसिप्ट होती है। कोई भी चीज़ आप गाड़ी, कोई भी आपके पास प्लॉट है, कोई भी चीज़ है, वो सारे के सारे आपके वो होंगे जिसके आपके पास रसीद मौजूद होगी। तो जो भी चीज़ आप शो करते हैं इधर उसकी आपके पास रिसिप्ट होनी चाहिए, रसीद होनी चाहिए। तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं हम इसको। अब आप ये देख लें कि ये जो है टोटल एसेट इनसाइड पाकिस्तान उसने बढ़ा दिए 1,90,000 से वो 2,20,000 पे ले गया, क्योंकि हमने 30,000 रुपये उसमें डाले हुए। तो ये आपने देख लिया कि ये इस तरह जो है ना वो इस सिस्टम को चलाता है। और बाकी जो है रिकन्सिलेशन में आप ये देखें, ये माइनस में लिखा हुआ है -1,000 -170,656।
तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये माइनस में जा रही है अमाउंट मेरी, तो मुझे कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़े। अब ये तो अच्छा दोबारा देखें, कैलकुलेट डबल टाइम करना पड़ता है, तो डबल टाइम। अब ये कोई अगर प्रॉपर्टी वगैरह आपको ऐड करनी है, ये एक रह गया था पर्सनल लाइबिलिटीज़, एसेट और लाइबिलिटीज़ के अंदर। तो एड्रेस उसका क्या है, कोई भी उसका एड्रेस होगा, किस जगह पे है, वो प्लॉट नंबर है, क्या है वो जो भी है, और उसका प्लॉट नंबर 1 है जी, स्ट्रीट 2 है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, हाउस है, शॉप है, कितना उसका साइज़ है, 120 यार्ड्स है, जो भी है, इस्लामाबाद के अंदर लोकेटेड है, सिटी वगैरह देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको, जिस तरह आपने बैंक अकाउंट ऐड किया था, तो जिस तरह आपने कोई ऑर्नामेंट वगैरह चीज़ें ऐड की, तो इसी तरह ये भी खाना बन जाता है। और ये जब एक दफ़ा एसेट लाइबिलिटीज़ आप ऐड कर देते हैं, तो हर साल ये बार बार ऐड नहीं करनी पड़ती हैं आपको, ये दोबारा आपकी एक दफ़ा वो आ जाती हैं इसके अंदर। तो ये थोड़ा सा ऐसी चीज़ है कि इसको करने से ही आता है, और उसके बाद आपको चेक भी करना पड़ता है कि देखना पड़ता है कि चीज़ें हाँ सही हो गई हैं, बैंक स्टेटमेंट ठीक है, बैंक के हिसाब से पैसे मैंने कर दिए हैं। अब ये मेरी रिकनसाइल्ड अमाउंट जो आ रही है, वो माइनस तकरीबन 2 लाख रुपए आ रही है। तो इसका मतलब मुझे 2 लाख रुपए खर्चे में मजीद बढ़ाने हैं। जबकि आप ऊपर देखें तो नेट एसेट प्रीवियस ईयर से मेरे जो है ना 20,000 कम हो गए। यानी मैंने कोई ऐसी चीज़ सेल आउट कर दी है जो मेरा एसेट था, या मेरे ऐसे पैसे हैं जो मेरे पिछले साल से मेरा बढ़ने के बजाय कम हो गए। तो ये चीज़ें सारी होती हैं, एसेट्स कम भी हो जाते हैं। अगर आपको प्लॉट सेल कर देते हैं, कोई नुकसान हो जाता है, या किसी को गिफ्ट कर देते हैं, मिसाल के तौर पे आपने को 50 लाख का, कोई 25 लाख का प्लॉट था, वो किसी को गिफ्ट कर दिया, तो फिर वो फिर अमाउंट आपके इधर से निकल जाएगी, तो फिर आपके नेट एसेट डिक्रीज ही होंगे। तो ये मेन चीज़ है, थोड़ा सा इसको समझना जो है वो टाइम लेता है कि किस तरीके से चलना है हमें। तो बाकी अगर आप देखें इसको, तो अब मज़ीद इसमें जो चीज़ रह गई है वो कि ये हमने इसको अनरिकनसाइल्ड अमाउंट को जो है ना वो बैलेंस करना है। तो थोड़ी सी वीडियो मेरी लंबी होती जा रही है, मैं सोच रहा था इसको 2 हिस्सों में कर दूं, लेकिन फिर मैंने कहा चलें देखते हैं क्या साइज़ बनता है इसको। फिर मज़ीद अभी आपको देख लें, इसमें आउटफ्लोज नज़र आ रहे हैं और इनफ्लोज नज़र आ रहे हैं। इनफ्लोज दोबारा डालने पड़ते हैं इसके अंदर। यहाँ जो है इनफ्लोज, जो भी आपकी आमदन है, अब इसमें आमदन भी 2 किस्म की है, कि जो आपकी नॉर्मल टैक्स पे है, और ऐसी भी कोई आमदन हो सकती है जो एग्जाम्प्ट हो टैक्स से, और इसके अलावा आपकी जो है ना तो ऐसे रिटर्न हो सकते हैं फिक्स फाइनल टैक्स से, जो है ना वो, ये जैसे कोई रेंट वगैरह कहीं से आ रहा है, तो वो फिर आपका जो है ना वो आपका इस तरीके से जो है वो आपको जो है इसमें से हमें जो है ना वो, ये टोटल हो जाएगा। इनफ्लोज हमारे साल के पूरे टोटल करके शो कर देगा, जहाँ आपको 7049 के अंदर नज़र आ रहा है। जब मैं इधर अमाउंट ज़्यादा डालता जाऊँगा, तो वो सारे एडअप होते जाएंगे मेरे, कि मेरे पास कौन कौन से ज़राए आमदन है। यहीं से वो चीज़ों को चेक करता है, वेरीफाई करता है। तो अब हम आ जाते हैं दोबारा पर्सनल एक्सपेंसेस को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, तो और चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। कुछ असल में 2-3 फाइल्स, मैं 2-3 फाइलिंग कर रहा था, तो 2-3 फाइलिंग से मैंने डेटा लिया है। तो आपने इनकी फिगर से नहीं घबराना, जो आप अपना कर रहे होंगे उसको बैलेंस आपने करना होगा। बहुत सी जगह पे आपको पैसे ऊपर नीचे करके, अगर आपके पास रिसिप्ट है, अगर आपके पास महीने का कोई मंथली अंदाज़ा है, तो फिर आपका काम अच्छा हो जाएगा। नहीं होगा तब भी आपको गुजारा लगा के अंदाज़ा करना होगा। एक बंदे को आइडिया होता है कि मेरी पे अगर महीने के मुझे पर लाख रुपए आ रहे हैं, 80,000 आ रहे हैं, या 50,000 आ रहे हैं, तो उसमें से मैं 40,000 खर्चा कर रहा हूँ, 45,000 खर्चा कर रहा हूँ, तो मंथ उसमें से पता होता है बिल हमारे कितने आते हैं। गर्मी जून जुलाई के महीनों में, मई में ज़्यादा बिल आते हैं, उसके बाद अगस्त सितंबर में थोड़े कम होते जाते हैं, जो भी है। मतलब वो आइडिया होता है बंदे को कि 10,000 5,000 या किस तरीके से मैं किस चीज़ को खर्च कर रहा हूँ, ट्रैवलिंग पे कितना कर रहा हूँ, गैस पे कितना है, टेलीफोन का बिल कितना है, कोई इंश्योरेंस सिक्योरिटी वगैरह की सर्विस ली हुई है तो वो उस पर मैं कितना खर्च कर रहा हूँ, मेडिकल पे कितना खर्च कर रहा हूँ, एजुकेशनल पे कितना खर्च कर रहा हूँ। फिर इस सब चीज़ों को अगर कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है, कोई वाले साहब की पेंशन आती है, कोई और चीज़ आती है और वो घर में कंट्रीब्यूट करते हैं, या कहीं से रेंट आ रहा है, तो वो सब चीज़ें भी जो आपको इसके अंदर जो है वो देनी होती हैं। तो अब जो है मज़ीद इसमें, यानी आप ये देख रहे हैं कि रेंट में इन चीज़ों में जितना जितना वो आता जा रहा है, हमने सारा इसको जो है ना वो अपनी वैल्यूज़ को करता है। इसके बाद हम कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं। जब भी कोई वैल्यूज़ चेंज करते हैं 2 दफ़ा इसको कैलकुलेट करेंगे, तो आप देखें पर्सनल एक्सपेंसेस जो हैं वो चेंज हो गए मेरे। तो अब मैं दोबारा इसको जो है ना पर्सनल एसेट और लाइबिलिटीज़ पे जाके दोबारा रिकनसाइलिंग चेक कर सकता हूँ। और जब तक ये आपका अगर कोई भी पैसे उसमें पड़े होंगे, तो ये आप फॉर्म जमा ही नहीं करा सकते। पर्सनल
अगर कुछ नहीं समझ आ रहा आपको तो अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में आपने डाला है इसको, और रिकंसिलिएशन पे आ गए हम। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा, अब देखें इधर जो है मेरी को ऐसी अमाउंट, कोई मेरी इधर भी जो है ना गेन मैंने को प्रॉपर्टी से लिया हो तो, और मेरे कहीं से वो हो तो वो नहीं है। तो आउटफ्लोज भी मेरे 632 हैं और पर्सनल एक्सपेंसेस भी मेरे 632 हो गए। तो ये मैंने कुछ चीज़ों को मैनेज कर लिया है। बाकी पर्सनल एसेट लाइबिलिटीज़ को भी चेक कर लेना चाहिए इसमें। प्रीसियस पोजीशन ये मैं बता चुका था, नेचर ऑफ एसेट, ये को ऑर्नामेंट या गोल्ड वगैरह जो है वो अगर आपने डाले हुए हैं, ये मैंने पहले भी करवाया वैसे। तो है ना, ये इधर शो कर रहा है कि ये 2.5 लाख अमाउंट जो है ना मुझे करनी है। तो मैं जस्ट क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, कैलकुलेट करके इतनी जाके जो है ना इस अमाउंट को कहीं भी मैं इसमें एडजस्ट कर देता हूँ, किसी जगह बढ़ा देता हूँ, या किसी जगह एजुकेशनल को मैंने अगर 1 लाख कर दिया तो 50,000 का तो इधर फर्क पड़ जाएगा, या मैं इसको जो है वो इसकी अमाउंट चेंज कर देता हूँ और इसको मैं चले मैंने इसको कम ही किया है, इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। फंक्शन गैदरिंग पे जो खर्चा हुआ है मेरा, तो ये हो गया। और दोबारा कैलकुलेट करते हैं, दोबारा जाके देखते हैं आप कितनी अमाउंट रह गई है। तो पर्सन अभी 2,85,000 हो गए, बढ़ गए हैं मज़ीद मैंने थोड़े से बढ़ाए हैं। मैं 3 लाख की वर्थ कहीं उसको शो करना चाहता हूँ कि मैं 3 लाख की जो है मेरे पास तो प्रीसियस पोजीशन हैं जो मैंने रखे हैं। तो अगर मैं उसमें डालना चाहता हूँ तो मुझे और थोड़ी सी इसमें से तब्दीली करके, अब ये देखें इस तरह जो है ना वैल्यूज इसकी आपको तब्दील करनी पड़ती है। तो बार बार हिट एंड ट्रायल मेथड होता है और आपको उस तरीके से अपनी चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। तो अब आप ये देखेंगे ये मेरे अदर एक्सपेंसेस थे, इसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया दोबारा। ज़्यादा ज़ीरो तो नहीं हो गए। तो अब ये देखें कि दोबारा कैलकुलेट किया इसको। अब ये फाइलिंग का असल काम ही, टाइम ही इन्हीं चीज़ों पे लगता है। अब जो है ना ये नीचे, अब ये 3 लाख के नीचे नज़र आ रहे हैं। 3 लाख ऐसी अमाउंट है जो मैंने खर्च नहीं की हुई, लेकिन मेरे बैंक स्टेटमेंट बता रहा है कि मैंने 3 लाख जो है वो खर्च कर दिए। अब मैं जो इधर ये 3 लाख है, जस्ट इधर जो है मैं 3 लाख की एंट्री कर दूंगा। तो अब ये चूँकि इसमें आ गए, लेकिन मैंने आपको बताया कि 3 लाख अगर मैंने कोई परचेजिंग की है, चीज़ें देखी हैं, तो वो मेरी मैनेज होनी चाहिए उसके सामने। तो अब जो है मैं इसको देखता हूँ कि ये सैलरी पे डिपेंड करती है कि टैक्स कितना बन रहा है। अगर किसी की अब 8,62,000 के हिसाब से है तो उसका टैक्स कुछ और बन रहा है, उसका 13,0119 बन रहा है। अब अगर यही सैलरी जब 12 लाख तक जाती है तो आपका टैक्स जो है ना वो 30,000 तक पहुंच जाता है। जैसे जैसे सैलरी इंक्रीज होती है, अब ये रेशियो क्या रखा हुआ है इन्होंने, वो एक अलग कहानी है। लेकिन जो है ना, अब ये देखें ये पिन कोड जो है ना वेरिफिकेशन इसकी ज़रूरी है। ये पिन कोड जो है ना, ये जब तक ये पिन कोड मुझे नहीं सही पता होगा मैं इसको नहीं कर सकता। जनरेट कर सकते हैं हम इसको दोबारा, ये ऑप्शन मौजूद है। जनरेट करने के बाद आप यहाँ वेरीफाई पिन सही डालेंगे, इसके बाद आप वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई ही जस्ट एक स्टेप है, उन्होंने दिया हुआ है आपको कि एक ऐड इन सेफ्टी दी हुई है फीचर के, एकदम आप एक्सीडेंटली ना कहीं जमा करा दें। तो ये पिन जो है ना दोबारा जनरेट भी हो जाता है। मेन पे जाके वहाँ चेंज पिन का ऑप्शन है, वहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं इसको। जो मेन जब लॉगिन होके पहली स्क्रीन पे आते हैं तो प्रोफाइल वगैरह वो सब चीज़ें जो है वहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक चीज़ मेन रह गई थी इसमें, इसके बाद आपने सबमिट करना है, और जैसे ही आप ये सबमिट करेंगे तो फिर ये आपके ये ड्राफ्ट से निकल के, जब तक आप इसको एडिट करके बंद करें, एक दफ़ा दोबारा एडिट करके बंद करें, जब तक आप वेरीफाई पिन करके सबमिट नहीं करते तब तक ये आपके ड्राफ्ट में रहता है। और जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो फिर वहाँ से ड्राफ्ट से आप जो है ना वो इसको डाल देते हैं, इसमें कंप्लीटेड टास्क में चला जाता है जब सबमिट करा देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा उसका, और आप
फॉर्म फिलिंग कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। अपनी फॉर्म फाइलिंग जो है वो टैक्स रिटर्न की फाइलिंग जो है आप खुद कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर भी अगर कोई चीज़ होती है तो मैं अपने एक दोस्त का नंबर भी ये शेयर कर देता हूँ, तो उससे आप ये मालूमात ले सकते हैं, क्योंकि वो वकील है और मुझे भी कोई हेल्प होती है ज़रूरत, तो मैं उससे लेता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला फिर किसी वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।